नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो मौलिक अधिकार की वीडियो चल रही थी उसका हम दूसरा पार्ट लेकर आ गए हैं। पिछली वीडियो मैंने मौलिक अधिकार की बना चुका हूं, मतलब कि पहला पार्ट जो है मौलिक अधिकार का उसका बना चुका हूं और उसको अपलोड कर चुका हूं। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इस दूसरे पार्ट को मौलिक अधिकार को देखिएगा। 3 जो मौलिक अधिकार थे हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए हैं। इस वीडियो में हम 3 मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही वीडियो मैं हर विषय की लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्त, हम सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने 3 पढ़े थे, इसमें भी हम 3 पढ़ेंगे। कौन कौन से? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस वीडियो में हम इस 3 मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे। तो चलिए हम चलते हैं सीधे अपने पॉइंट पर। पिछली वीडियो में हमने 3 मौलिक अधिकार पढ़ चुके थे। समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 3 जो मौलिक अधिकार हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इन 3 मौलिक अधिकारों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब सीधे चलते हैं हम मौलिक अधिकार चौथे पर। ठीक, मौलिक अधिकार चौथा कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, यह अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णन है। अब देखिए अनुच्छेद 25 को देखते हैं। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत बातें कही गई है कि अंतःकरण की धार्मिक रीति रिवाज मानने की और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके रीति रिवाज को मान सकता है, उसके धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। अनुच्छेद 25 के तहत ये बातें कही गई है। तो इतने से आपको ये अनुच्छेद जो 25 है समझ में आ गया होगा। ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होगी हमारे हिसाब से, इसमें कोई ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं अनुच्छेद 26 पर। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब जो धार्मिक कार्य होते हैं उसकी प्रबंधन आप कर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है मौलिक अधिकार के तहत। इसके अंतर्गत बातें कहेंगे कि इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, कानूनी रूप से धार्मिक संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन करने का अधिकार होगा। यानी कि इसके अंतर्गत, यानी कि अनुच्छेद 26 के तहत आप किसी भी धर्म की स्थापना कर सकते हैं, उसका आप कानून बना सकते हैं अपने हिसाब से, उस पर आप संपत्ति अपना अर्जित कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 के तहत ये बातें कही गई है। अब चलते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक कार्य के लिए धन कर मुक्त टैक्स फ्री है। मतलब कि आप धार्मिक स्थानों पर धन व्यय करते हैं तो आपको से कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता है। ठीक, आप उसके प्रति स्वतंत्र हैं। तो कह रहा है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए व्यय की गई हो। मतलब कि राज्य नहीं उस पर कर लगा सकता है जब वो किसी धार्मिक स्थान पर या विशेष स्थान पर जब उसका अपना व्यय करता है धन का। तो अनुच्छेद 27 कहता है। अनुच्छेद 28 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अनुच्छेद 28 कह रहा है कि सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब कोई भी सरकारी संस्थान है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये हमारा अनुच्छेद 28 कहता है। इसके अंतर्गत सरकारी खर्च से चलने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसी शिक्षण संस्था अपने विद्यार्थियों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या
किसी धर्म उपदेश को जबरदस्ती सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 28 के तहत ये बातें कही गई हैं कि किसी भी सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी या नहीं उसको धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, अनुच्छेद 28 कहता है। तो ये था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब चलते हैं अगले मौलिक अधिकार पर, और वो अगला मौलिक 5वां है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसको भी देख लेते हैं। यह जो है 5वां मौलिक अधिकार संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णन है। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 29 के तहत यानी कि इसके साथ क्या बातें कही गई कि इसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म के आधार पर उसे किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। मतलब कि आप किसी भी भाषा, जाति, धर्म के आधार पर हो, आप किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश ले रहे हैं तो आपको उसमें रोका नहीं जाएगा सरकार की तरफ से, अनुच्छेद 29 के तहत। और यह इस अनुच्छेद 29 के तहत ये भी कहा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, उसका वो अधिकार होगा, अनुच्छेद 29 के तहत। अब चलते हैं अनुच्छेद 30 पर। अनुच्छेद 30 कह रहा कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। मतलब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षा संस्थानों की स्थापना, मतलब अनुच्छेद 30 के तहत कोई भी आप शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति खोल सकते हैं और उसके प्रशासन करने का अधिकार उनका स्वयं होगा। ठीक, अनुच्छेद 30 के तहत ये बातें कही गई है। यानी कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती। मतलब सरकार कोई भेदभाव, उस पर कोई भी अनुदान देने के लिए भेदभाव नहीं कर सकती है, अनुच्छेद 30 कहता है। उदाहरण के तौर पर कोई मदरसा चला सकते हैं मुसलमान वर्ग, या कोई सांस्कृतिक महाविद्यालय कोई अल्पसंख्यक वर्ग ये खोल सकते हैं। इस पर कोई बाध्य सरकार का नहीं रहेगा। तो ये थे संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार जो 5 था। अब चलते हैं हम अंतिम मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार में क्या क्या बातें कही गई हैं उसको समझते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह अंतिम मौलिक अधिकार है हमारा, और यह अनुच्छेद 32 के तहत इस अधिकार की बात की जाती है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक, यानी हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 32 को। ठीक, इससे मूल अधिकारों का संरक्षण कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसी मौलिक अधिकार के तहत, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के साथ अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट आप अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए। ठीक, सुप्रीम कोर्ट, जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए रिट जारी करता है। 5 प्रकार का रिट जारी करता है और उस 5 तरह से आपके मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है सुप्रीम कोर्ट। अब यह रिट जो जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, वह 5 तरह का जारी करता है। तो पहला कौन है? बंद प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार परीक्षालेख, और चौथा है प्रतिषेध, और 5वां है
प्रेषण, ये 5 तरह का रिट जारी करता है। अब देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट होता है या एक हाई कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी करता है। हाई कोर्ट जो होता है वह अनुच्छेद 226 के तहत ये रिट 5 रिट जो है ये जारी करते हैं। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद याद रखेगा। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जो होता है, राज्यों में हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। तो हाई कोर्ट जो है वह अनुच्छेद 226 के तहत 5 रिट जारी करता है। जो ये पांचों रिट है, पांचों रिट को हम बारी बारी से एक एक करके समझ लेते हैं क्या कहता है। अब चलते हैं बंद प्रत्यक्षीकरण। बंद प्रत्यक्षीकरण क्या कह रहा है? बंद प्रत्यक्षीकरण कह रहा है, पहला हमारा रिट है बंद प्रत्यक्षीकरण। बंद प्रत्यक्षीकरण कि शरीर को प्रस्तुत करना। शरीर को प्रस्तुत करना यानी कि जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसे अवैध रूप से जेल में रखा गया है, तब सुप्रीम कोर्ट हिरासत में लेने वाले अधिकारी को आदेश देती है कि वह जेल में रखे गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंतर्गत उपस्थित करे तथा अन्यथा हिरासत में लेने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की जाती है। सीधी शब्दों में समझिए, अगर कोई भी अधिकारी या पुलिस वर्ग अगर आपको गिरफ्तार करते हैं तो वह आपको गिरफ्तार करते हैं तो उसको आपको 24 घंटे के अंदर किसी भी नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास या कोर्ट में आपको पेश कराना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो अधिकारी आपको गिरफ्तार करेगा उसके पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अनुच्छेद जो है बंद प्रत्यक्षीकरण के तहत सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है। अगला रीट क्या है उसको भी देख लेते हैं। अगला रीट चलिए, परमादेश। अगला रीट हमारा परमादेश है। परमादेश का मतलब क्या होता है कि जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तथा सुप्रीम कोर्ट उस पर रिट जारी कर सकता है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है, अन्यथा उस पर सख्त कार्रवाई कर सकता है। जैसे कोई किसी पद पर कोई व्यक्ति है, अधिकारी है और वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है वह दूसरा रिट जो परमादेश है उसके तहत वह उस व्यक्ति को जारी करता है रिट और कहता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें, अन्यथा आप पर भी जो है कार्रवाई की सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो यह परमादेश कहलाता है। तो परमादेश का बस इतना समझिए कि कोई भी अधिकारी हो, अपने पद पर हो और अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको जारी कर ये बातें कहता है परमादेश के आधार पर। ठीक, अब चलते हैं तीसरे रीट पर। तीसरा रीट है अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख होता क्या है? अधिकार परीक्षा लेख यह रीट तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से सरकारी पद प्राप्त कर लेता है और वह उस पद के योग्य नहीं होता है। मतलब कि कोई भी पद हो, सरकारी पद, और कोई भी व्यक्ति उस पर आसीन है और उस पर कार्य कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अधिकार परीक्षा लेख रीट के तहत यह पूछ सकते हैं कि आप किस आधार पर इस पद पर कार्य कर सकते हैं। ठीक, तो रीट तीसरे के अनुसार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पूछता है। ठीक, चौथा है हमारा रीट प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता क्या है समझिए, यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को जारी किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें क्योंकि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। प्रतिषेध का मतलब ये हुआ कि उच्चतरीय न्यायालय जो होते हैं, मान लीजिए कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऊंचा है तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है हाई कोर्ट को कि भाई साहब आप इस कानून पर या इस व्यवस्था पर आप कार्रवाई न करें क्योंकि यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो इसको हम प्रतिषेध कह सकते हैं। प्रतिषेध रीट के अंतर्गत आता है प्रतिषेध। ठीक, तो ऊपरी न्यायालय निचले जो न्यायालय होते हैं उसको इस रीट के तहत कहते हैं कि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप इस पर
कार्यवाही न करें, मतलब इस पर आप बहस न करें। ये ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को कह सकते हैं। अब हाई कोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कह सकता है इसी रीट के तहत, तो ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को कह सकते हैं। पांचवा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को समझ लेते हैं। उत्प्रेषण के अंतर्गत, इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जहां पर मुकदमा चल रहा है उससे वरिष्ठ न्यायालय उसे आदेश दे सकता है कि उस मुकदमे को तुरंत निलंबित कर दें, वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजे। मतलब जो निचले न्यायालय होता है उसको उच्च न्यायालय या ऊपर का जो भी न्यायालय है, यह इस रीट के तहत यह कह सकते हैं कि भाई साहब आप इस मुकदमे को आप रद्द करिए और इसको हमारे पास भेजिए। इस रीट के तहत जो न्यायालय कह सकता है। तो ये थे हमारे 5 रीट जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 रीट जारी करते हैं। इस रीट के तहत किसी भी चीज़ों पर बातें कर सकते हैं या कानून बना सकते हैं, निचले न्यायालय को यह आदेश दे सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमने इस वीडियो में कवर कर लिया, समाप्त कर दिया। तो अगर ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।